गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाग मनी क्लासेस में आज पुनः तुम सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। आइए हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद देखने से पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। राष्ट्रवाद यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनता है। ये तो एक परिभाषा हो गया, लेकिन हम आइए मोटे तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद देश के प्रति लगाव को कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का बिना व्यक्तिगत हित के अगर देश के प्रति ज़्यादा लगाव है, देश के विकास के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर की जो भावना है उसको राष्ट्रवादी भावना कहेंगे, और इस तरीके की भावना का विकास होना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद का विकास कब होता है, राष्ट्रवाद का विकास के कारण क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद का विकास होता है जब राष्ट्र में किसी तरह की विशेष परिस्थिति आ जाती है और उस परिस्थिति में लोग अपने आप को सक्षम नहीं समझ पाते हैं कि हम सक्षम हैं जीने में, या अपने रहन सहन में हम सही से रह पा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लोग राष्ट्रवाद की भावना का जागृत होता है। जैसे अधिकतर ये भावना जागृत होती है कब, जब विशेष परिस्थिति आती है तब। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपके यहाँ पहले राजतंत्र था और अभी प्रजातंत्र अधिकतर देश अपना रहे हैं, तो राजतंत्र और प्रजातंत्र में आपको अंतर पता होगा। राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा शासन करता है और राजा का ही हुक्म सारी जनता को मानना पड़ता है। वो जो उसकी जुबान से निकल गया वही कानून है, वो जैसा चाहता है वैसा कानून वो बनाते रहता है। लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता चुनती है अपने शासक को और एक नियत समय के लिए चुनती है। मोटे तौर पर या अधिकतर ये मान लें कि हम 5 साल के लिए चुनती है, तो 5 साल तक वो शासन करेगा और जनता के हित का अगर वो शासन नहीं करता, जनता के आवश्यकताओं का वो ख्याल नहीं रखता है, तो फिर जनता उसको अगले साल जो है हरा देती है, इसलिए अपने शासक को बदल देती है। इसलिए राजतंत्र ज़्यादा तानाशाही, दुराचारी और कठोर शासन माना जाता था, क्योंकि राजा को फिर बीच में हम हटा नहीं सकते थे और राजा के मरने के बाद भी समस्या समाप्त नहीं होती थी, क्योंकि मरने के बाद उसका ही उत्तराधिकारी जो है राजा बनता था और हम अपनी मर्जी से उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो अधिकतर ये समस्याएं अधिकतर जनता के बीच में समस्याएं आती थी राजतंत्र में। तो राजतंत्र में जो समस्याएं आई जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, लोगों ने राजा के प्रति अपने आप को जो है बुलंद करना शुरू किया और उसके आवाज़ को जो है बुलंद करना शुरू किया और राजा के शासन को समाप्त करने का कोशिश किया। वैसे ही यूरोप में सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होता है और राष्ट्रीय भावना का लोगों के अंदर जागरण होता है और वो राष्ट्रवाद का शुरुआत जो है फ्रांस में, यूरोप में, और यूरोप में जो है कहाँ, तो फ्रांस से माना जाता है। फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ उस समय बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। हमारे यहाँ भी मुगलों का शासक रहा है, मगध का शासक रहा है। इस तरीके से वहाँ पर भी जो है फ्रांस में बुर्बों का शासन चल रहा था और बुर्बों के शासनकाल में लुई 16वां का शासनकाल चल रहा था, जो राजतंत्र के ही समय राजतंत्र के अधीन चल रहा था, राजतंत्र के तौर पे चल रहा था। इसमें बुर्बो वंश का जो लुई 16वां था वो अत्यंत दुराचारी और कठोर शासक था। दुराचारी का मतलब हो गया कि वो अपने हुक्म के सिवा दूसरा कुछ नहीं सुनता था। जो हुक्म दे दिया वही, जिसमें जनता की भलाई हो रही है, जनता को कष्ट हो रहा है या फिर जनता क्या चाहते हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। और कठोर था, काफ़ी कठोर था। कठोर कानून बना करके, कठोर कानून मतलब जैसे कि टैक्स लेना, कर लेना और अपने हित में ज़्यादा कानून बनाता था। इस तरीके का वो कठोर और दुराचारी शासक था। इसके प्रति लोगों में जो है उसके विपरीत जो है शासन के विपरीत लोगों में भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और 1789 में उसका जो है ये शासन समाप्त हो जाता है, राजतंत्र का समापन होता है। आइए उसमें हम देखते हैं कि क्रांति के कारण क्या थे। दुराचारी अभी हमने बताया, निरंकुश बताया, साथ ही साथ लोगों ने अपने आप को जो है पितृभूमि कि हमारी जो है पिता की संपत्ति है, हमारे खानदान की संपत्ति है, हमारे
खानदान से चली आ रही ये संपत्ति हमारी है, भूमि है, और इस पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए, एकल नागरिकता होना चाहिए। इस तरीके के सामूहिक प्रयास किया गया कि हम लोग जो है सामूहिक प्रयास करें, सामूहिक लड़ें कि हमारी ये पितृभूमि है, हमारे ऊपर इतने कठोर कानून नहीं थोपे जाएं, या फिर हमारे ऊपर जो है इस तरीके का निरंकुश जो है शासन न चलाया जाए। तो इस सभी बातों को लेकर के लोग क्या हुए, क्रांति के मूड में आए, और लोग सहमत हुए, एक साथ एकजुट हुए और क्रांति के मूड में आए और क्रांति हुआ, जिससे यहाँ पर लुई सुलावा का शासन समाप्त हुआ। क्रांति के बाद क्या हुआ, क्रांति के बाद जो लुई सुलावा का शासन समाप्त हुआ, तो जो वहाँ पे एक तरह का जनता का प्रतिनिधि आकर के जब शासन करने लगा, तो जनता का प्रतिनिधि जब शासन आके किया तो उसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक नया संविधान बना। संविधान क्या होता है, किसी देश को चलाने के लिए उसमें कानूनों का संग्रह रहता है, और उस संग्रह के आधार पर देशवासी या देश का शासक जो उस पर शासन करता है। उसमें क्या थे मुख्य बातें, क्या थे, समान अधिकार दिया गया था। उसमें कोई भी ऊंचा नीचा नहीं था, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो सामंती हो, कुलीन वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से आता हो, या किसान हो। इसके लिए किसी के लिए अलग अलग उसमें शासन की व्यवस्था किस तरह का कानून नहीं दिया गया था, सबके लिए समान अधिकार दिए गए थे। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। सामंती व्यवस्था क्या है, जैसे गांव में जैसे एक भूमि है, बहुत बड़े भूमि पर एक कुछ खास लोगों का अधिकार होता था, और उन लोगों को ही हम सामंत कहते थे। और वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे किसानों को अपनी भूमि का कुछ टुकड़ा देते थे, खेती करो इस पर, और खेती करके उस पर तुम अनाज पैदा करो, और अनाज के बदले में हमें तुम टैक्स दिया करो, या फिर अनाज दिया करो। वो अनाज की राशि जो है फिक्स रहती थी, टैक्स की राशि फिक्स रहती थी। आपको बारिश हो, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ हो जाए, या जो भी स्थिति आ जाए, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको जितना टैक्स उसने फिक्स किया है, उसको उतना टैक्स लेना है और आपको देना होगा। इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था थी। इसको समाप्त किया गया, इस व्यवस्था को कब किया गया, जब इसमें लुई सुलावा का शासन समाप्त कर दिया गया, जनता का प्रतिनिधि फ्रांस में शासन करने लगा, तब ये सब किया गया। स्टेटस जनरल को समाप्त करके नेशनल असेंबली नाम का एक संस्था बनाया गया। पहले स्टेटस जनरल क्या था, स्टेटस जनरल में राजा के द्वारा, राजा के चाटुकार जो होते थे, राजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोग उसमें बैठते थे, और राजा जैसे भी हुक्म निकालता था सब उसमें मेज थपथपा करके हाँ शाबाशी दे करके हाँ यही सही है कह करके उसको पास करा देते थे कानून को। कोई उसका विरोध नहीं करता था, क्योंकि अगर विरोध करेगा तो फिर राजा उसको जो है स्टेटस जनरल से बाहर कर देगा। लेकिन उस स्टेटस जनरल को समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करने के बाद फिर क्या हुआ, तो वहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाई गई, जिसमें फ्रांस के कोने कोने से चुने गए जो व्यक्ति थे वो आकर के उस असेंबली में बैठते थे, और प्रतिनिधि के द्वारा जो शासक था, उस शासक के द्वारा बनाए गए कानून में अपने अगर जनता के हित में है तब तो सहमति देते थे, अगर जनता के अहित का है उसमें तो वो विरोध करते थे। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली का वहाँ पर गठन किया गया। साथ ही साथ क्या हुआ, आंतरिक जो आयात निर्यात होते थे उसको कर मुक्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात यानी कि फ्रांस के एक छोटे से दूसरे कस्बे से दूसरे कस्बे में आने जाने में जो भी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो बिहार में अगर मान लीजिए मक्का ज़्यादा होता है और उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है, तो गेहूं अगर वहां से बिहार में आता है तो बिहार जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा तो बिहार का शासक जो है वहां पर क्या करेगा, जो प्रतिनिधि है वो वहां पर टैक्स लेगा उससे, और या इधर से फिर कुछ लेके जाता है उत्तर प्रदेश में बेचने के लिए तो वहाँ पर टैक्स लेगा। इस तरीके के जो आंतरिक टैक्स होते हैं उसके चलते जो सामग्री होती है वो टैक्स किस पर लगाया जाएगा, टैक्स का वसूल कैसे होगा, जो सामग्री हम बेच रहे हैं उसी से हम वसूल करेंगे जनता से। तो जो है आंतरिक जो आदान प्रदान होता है, आयात निर्यात होता है, इसमें जो सामान जो है क्या होता है महंगा हो जाता है, और उसका बोझ क्या होता है जनता पे पड़ता है। तो इसमें क्या किया गया, ये जो आंतरिक आयात निर्यात थी इसको कर मुक्त कर दिया गया, जिससे सामान सस्ता होने लगा और लोगों को जो है ज़्यादा उसमें फायदा होने लगा। उसके बाद नाप तोल की प्रणाली जो है एक समान कर दी गई पूरे फ्रांस में। जैसे अभी आप कहीं पे पाउंड्स का व्यवस्था था, तो कहीं पे ये किलोग्राम का व्यवस्था था, कहीं पे जो है दूसरी व्यवस्था रखी गई थी। इस तरीके से क्या किया गया, नाप तोल की जो व्यवस्था थी पूरे फ्रांस में जो है एक तरह की व्यवस्था कर दी गई, एक समान कर दिया गया, एक समान टैक्स कर दिया गया पूरे फ्रांस में।
फ्रेंच को जो है वहाँ पर राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। जो अन्य अन्य क्षेत्रों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बोली जाएंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा होगी वो फ्रेंच भाषा होगी। फ्रेंच को जो है सबको सम्मान करना होगा। राष्ट्रगान के लिए मार्सिले वहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया, जो काफ़ी क्या बोला जाए उसको, बहुत ही मतलब दर्दनाक कहिए या बहुत ही बेहतरीन, या फिर ये कहिए कि रंगटे खड़ा कर देने वाला वो मर्सिले राष्ट्रगान था, जिसको राष्ट्रीय पर्व के या राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर उसको गाया जाता था। तो वो मर्सिले जो है वहाँ पर उसको जो है राष्ट्रगान का जो है मान्यता दे दी गई है। उसके बाद 1993 में लुई जो 16वां था उसको जो है सार्वजनिक जगह पे फांसी दे दी गई, और कुछ अंतराल के बाद उसकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई। लुई 16वां का यहाँ से इतिहास समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है 1799 में 1799 तक क्या होता है, यहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सरकार चलाया जाता है। और 1799 में एक नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति क्या है, तो वो पहले सैनिक रहता है, और सैनिक वो इस तरीके का होता है, बड़ा ही वो जो है अंदर से क्रूर और चालाक व्यक्ति था। और वो क्या किया, सैनिक रहते हुए धीरे धीरे डायरेक्टरी में प्रवेश करता है, और डायरेक्टरी को क्या करता है, समाप्त करके, और 1804 में क्या होता है, फ्रांस का वो शासक बन जाता है। और या जब शासक बनता है तो शासक बनते ही उसने एक पुनः जो है क्या किया, राजतंत्र की व्यवस्था को, प्रजातंत्र की जो व्यवस्था थी, जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जो शासन होता था उसको समाप्त कर दिया, डायरेक्टरी को समाप्त कर दिया, और राजतंत्र के तर्ज पर वो शासन करने लगा। पुनः मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पुनः जो है फ्रांस में जो है राजतंत्र फिर कायम हो गया नेपोलियन के लिए। और वो जब 1804 में शासक बनता है तो 1804 में शासक बनते ही उसने अपने कुछ नियम कानून बनाए, जिससे जनता को वो खुश कर सके, जनता हमारा विरोध न करे। इसके लिए उसने जनता के हित में कुछ नियम कानून बनाए। हालांकि आंतरिक सोच उसका कुछ और था, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो नियम कानून बनाया जिसको हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। 1804 में वो शासक बनता है और 1804 में ही नेपोलियन संहिता वो बनाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवाद का विकास करना। मुख्य उद्देश्य उसका था कि हम राष्ट्रवाद का विकास कर रहे हैं। आपके देखने में भी लगेगा कि वो राष्ट्रवाद का विकास कर रहा है, लेकिन आप देखिए जो उसके जो बनाए गए हैं संहिता, उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला था विशेषाधिकार दिया गया। विशेषाधिकार दिया गया जो क्षेत्र था, जैसे मान लीजिए कि कुछ कुलीन वर्ग के लोग थे, पादरी वर्ग के लोग थे, उनको पादरी किनको बुलाया था, जो चर्च के या मठों के जो मठाधीश होते हैं, मुख्य व्यक्ति उनको पादरी बोला जाता है। तो जो कुलीन वर्ग थे और ये पादरी वर्ग के लोग थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। वो कभी भी जाकर के राजा से मिल सकते थे, या उनको कर में छूट दी जाती थी, या अन्य तरह के कहीं भी सार्वजनिक जगह पे वो बेशक अपनी बातों को रख सकते थे, लेकिन आप और वहाँ के अन्य जनता के लिए वो संभव नहीं था। तो जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सबसे पहले का काम उसने क्या किया कि विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। कोई विशेष नहीं है, सभी लोग एक समान, ठीक है। आर्थिक असमानता को दूर किया। आर्थिक असमानता को 100% तो दूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसने लगभग 90% तक जो है आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि लोगों की जो सामंती वर्गों के पास जो ज़मीन थे, उनको जो है, जो किसान उनको टुकड़ों में बांट करके उसकी खेती बाड़ी करते थे, उनको हवाले कर दिया। और इस तरीके से आर्थिक असमानता की जो स्थिति थी उसको जो है दूर करने का उसने बहुत हद तक प्रयास किया। कानून के समक्ष सबको जो है समान अधिकार दिया गया। कानून के नज़र में सबको, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुलीन वर्ग से हो, पादरी वर्ग से हो, मध्यम वर्ग से हो, शिक्षित वर्ग से हो, अशिक्षित वर्ग से हो, गोरा हो, काला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून की नज़र में सब लोगों को एक समान रखा गया, ठीक है। ये उसका नेपोलियन संहिता की बात थी। यातायात और संचार की व्यवस्था में सुधार किया गया। यातायात और संचार की व्यवस्था में बहुत अच्छे सुधार किए, रोड अच्छे बनाए गए, संचार के लिए विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं को लागू किया गया, यातायात और संचार में काफ़ी सुधार किए गए, ठीक है। उसके बाद एक समान पूरे देश में शुल्क लगाया गया। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ सरकारी पेपर कोई भी बिका जा रहा है, या टिकट बिक रहा है, या बॉन्ड बिक रहा है, तो पूरे देश में एक समान उसका शुल्क है। ऐसा नहीं कि यहाँ 20 रुपये में मिलेगा तो वही चीज़ वहाँ पे 50 रुपये में मिलेगा। पूरे देश में जो है
एक समान शुल्क कर दिया गया, एक समान कर जो है टैक्स जो है पूरे देश में कर दिया गया। साथ ही नाप तोल की प्रणाली को जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा जो ये था जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसी के तहत उसने यहाँ पर भी क्या किया, नाप तोल की प्रणाली को जो है वो एक समान रखा और मुद्रा का प्रचलन जो है एक समान कर दिया। मुद्रा जो है एक समान मुद्रा पूरे फ्रांस के लिए कर दिया गया। ऐसा नहीं कि फ्रांस का एक मान लीजिए कि छोटा सा कस्बा है जिसमें विशेष तरह का मुद्रा चलेगा और दूसरे कस्बा में दूसरे तरह का मुद्रा चलेगा, ऐसा नहीं किया गया। एक तरह का जो है मुद्रा पूरे देश में कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, लोगों में एकता का वाहक हुआ, वो जो है एक रूपता लाया। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आप ले लीजिए कि अगर आप कहीं बाहर में रह रहे हैं और आपके गांव का कोई व्यक्ति मिल जाए तो आपको उससे ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो इस तरीके से क्यों लगाव होता है, क्योंकि वो आपके क्षेत्र का, आपकी भाषा बोलने वाला, आपके गांव का है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ, लोगों में जब देखा कि भाई ये एक समान मुद्रा का प्रचलन हो गया, नाप तोल हो गया, एक कर हो गया, एक टैक्स शुल्क हो गया, इससे क्या हुआ जो है लोग संगठित होने लगे और उसमें एकता का जो है वाहक बने, एकता का जो है एक रूपता का जो है भावना जागृत हुआ। साथ ही साथ नेपोलियन ने एक और काम किया जनता को लुभाने के लिए, सबसे बेहतरीन काम कि सामंती व्यवस्था को समाप्त किया, जिसका हम लोगों ने ऊपर देखा कि असमानता को दूर करने में उसने सहयोग किया। इसमें सामंती व्यवस्था को समाप्त करके साथ ही साथ विद्वानों और क्रांतिकारियों को भी सम्मानित किया गया। क्रांतिकारी का है या फिर उसको कहिए राष्ट्रवादियों को जो है उसने क्या किया, सम्मानित करने का प्रयास किया और विद्वान लोगों को भी सम्मानित किया। इससे जनता में काफ़ी उसकी नेपोलियन का जो है छवि अच्छा हुआ कि भाई जो अच्छा काम कर रहा है उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो इस तरीके से सम्मान दे करके उसने जनता का जो है अपने पक्ष में रुझान लाया। साथ ही साथ धार्मिक हो गया या शिक्षा प्रणाली में काफ़ी सुधार किया। धार्मिक सुधार में क्या किया, जैसे कि चर्च के द्वारा अन्य लोगों पर, मध्यम वर्गीय लोगों पर या निम्न स्तरीय लोगों पर या अशिक्षित लोगों पर या किसानों पर विभिन्न तरह के टैक्स लगाए गए थे कि भाई इनको चर्च के लिए आपको इतना यहाँ पर देना है, तो उस टैक्स से जो है उसको मुक्त किया। धार्मिक सुधार लाया नेपोलियन ने। साथ ही साथ क्या किया, शिक्षा प्रणाली को जो है बहुत बेहतरीन बनाया ताकि लोग जो है इससे खुश हो सकें। शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया और चर्च की जो है संपत्ति को जब्त कर दिया। चर्च के पास बहुत सारी संपत्ति जो है हड़प करके चर्च जो है रखा हुआ था और ये चर्च की जो जितनी संपत्तियां थी उसको सबको उसने क्या किया, जब्त कर लिया और सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया और उसको जो है सरकार की जो है कौड़ी नज़र उस पर रखने लगी। ठीक है, इस तरीके से नेपोलियन का जो है ये जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था के तहत फ्रांस में नेपोलियन काफ़ी लोकप्रिय हो गया। फ्रांस में लोकप्रिय होने के बाद फ्रांस से उसका जी नहीं भरा तो वो सोचा कि क्यों ना हम यूरोप के अन्य देशों पर भी इस तरह का हम नेपोलियन संहिता बना करके लागू करें और लोगों को जो है मोह करके अपना हम क्षेत्र विस्तार करें, शासन का क्षेत्र जो है विस्तार करें। इस तरीके से वो ये सोच लेकर के आगे बढ़ा और पूरे यूरोप में लगभग इस सोच के माध्यम से वो सफल भी हुआ और लगभग यूँ कहें कि 4-5 देशों को छोड़ दें तो पूरे यूरोप में नेपोलियन का शासन हो भी गया। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिनके चलते नेपोलियन का जिसके चलते वो नेपोलियन का शासन नहीं हो पाया। वो देश थे जैसे मान लिया फ्रांसा हो गया, आपको रूस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इंग्लैंड हो गया। ये सब जैसे इंग्लैंड पे सबसे पहले जब उसने कब्जा करना शुरू किया तो इंग्लैंड उसका विरोध किया और उसके साथ में फ्रांसा आया और फ्रांसा के साथ ऑस्ट्रिया आया और ये चारों मिल करके ये नेपोलियन को क्या करते हैं, परास्त करते हैं और वहीं से नेपोलियन युग का समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे कैसे वो परास्त करता है, किस तरीके से स्थिति आती है, क्या स्थिति आती है, क्या कारण थे जिसकी वजह से नेपोलियन युग का समापन होता है। और नेपोलियन के जो उद्देश्य थे, मैंने अभी आपको जो वीडियो बताया जो वीडियो में, वो उद्देश्य उसके जो है जो छिपे हुए थे क्या थे कि दिखावे के लिए राष्ट्र हित में वो कार्य करता था। अभी मैंने आपको मेरे बताने के समय में ये इसका चर्चा भी किया कि दिखावे के लिए वो राष्ट्र हित में काम करता था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य कहीं और छिपा हुआ था, कुछ और था। क्षेत्र विस्तार करना मुख्य उद्देश्य था और उसके बाद था पूरी यूरोप को जो है अपने शासनाधीन कर लेना। तो इस पर वो बहुत हद तक सफल भी हुआ, लेकिन
आगे चल के वो जो 3-4 देश थे वो उसका विरोध किए, और इसी विरोध के चलते नेपोलियन को जो है राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक माना जाता है, क्योंकि जो विरोध की जो भावना जागृत हुई उनमें, तो ये जो है पूरी यूरोप को जो है हिला के रख दिया, और वहीं से नेपोलियन का पूरी यूरोप से धीरे धीरे समापन होने लगा इन 4 मुख्य देशों के चलते। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में यहाँ तक, तब तक के लिए धन्यवाद।